हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जिसके अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे हैं अगस्त 2023 की मैगजीन। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से मई की मैगजीन को कवर किया है, साथ ही साथ जून की मैगजीन को भी कवर किया है और जुलाई की मैगजीन को भी हमने कवर किया है। इन तीनों की ही मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है और हर प्लेलिस्ट में लगभग 10 से 12 क्लासेस करी हैं, जिसमें हमने पूरी मंथली मैगजीन को कवर किया है। और इसमें भी हम लोग शुरू कर रहे हैं अगस्त की मंथली मैगजीन, जिसमें ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्लास, जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस की होगी। हालांकि रोज़ ये 8 बजे सुबह क्लास आ जाती है, लेकिन कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा रात 12-1 बजे बनाऊं क्लास, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ पाई। तो इस समय मैं क्लास बना रहा हूं और थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन कोई नहीं, ये क्लास आपको 11 बजे तक हर हाल में मिल जानी चाहिए, तो मिल भी गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में और टॉपिक के बारे में। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था पहले लेक्चर में, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट था प्राइवेसी को लेके, अपने डेटा को बचाने के लिए जो हम लीक करते हैं अपना डेटा। फिर दूसरा हम लोगों ने आपराधिक कानूनों में सुधार, चुनाव आयोग से संबंधित शर्तें और चुनाव प्रक्रिया में सुधार से संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ा था। लेकिन आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों, उसमें हमारा रहेगा जो नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात एनसीआर दिल्ली की जो पावर है सिविल सर्विसेज को लेके, अथॉरिटी है, केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और दिल्ली मुख्यमंत्री, इनके बीच में क्या त्रिकोणीय संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन अर्थात अविश्वास प्रस्ताव पर हम चर्चा करेंगे। फिर मध्यस्थता विधेयक, जो कि मीडिएशन बिल 2023 बहुत जरूरी था। और सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर अर्थात यूट्यूबर, ट्विटर, इंस्टाग्राम की जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनके द्वारा जो गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको जो है कि करने के लिए सरकार ने विधेयक बनाया। और जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम। हालांकि संक्षिप्त सुर्खियों में ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसको स्टडी नहीं कराऊंगा। लेकिन आप लोग अगर करना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे फैमिली का सदस्य बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक से। तो आज हमारा टॉपिक वही है जो हमने अभी आपको बताया, डिस्कस किया। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है आज का, मतलब पहला टॉपिक है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023। अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा, जब आपका बजट सत्र चल रहा था तो उस समय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, बजट सत्र में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या किया था, अध्यादेश लाया गया था कि दिल्ली सरकार के शक्तियों में कुछ संशोधन किया जाएगा और उपराज्यपाल को कुछ शक्तियां विवेकाधीन तौर पर दी जाएंगी। तो ये जो अध्यादेश था, इसका नियम ये है कि इसे 6 सप्ताह के अंदर, कब, जब दोनों सदनों में से कोई भी सत्र बैठे तो उसको 6 सप्ताह के अंदर किसी न किसी सदन में प्रस्तुत करना होता है, अदरवाइज वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो जैसे ही मानसून जो सत्र था वो जब बैठा, सदन की चर्चा हुई इस पे, तो वहां पर ये जो दिल्ली संशोधन अधिनियम था उस अध्यादेश को प्रस्तुत किया गया और फाइनली इसको संसद द्वारा पारित कर लिया गया। और इस संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति जी का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया और अब ये विधेयक से अधिनियम बन गया। यानी कि जो बिल पेश हुआ था, अब वो बिल से क्या हो गया, एक्ट बन गया। एक्ट का मतलब होता है कि अब इसमें दोबारा संशोधन करने के लिए बाकायदा आपको संवैधानिक प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आई थिंक आपको एक पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी। अच्छा, शॉर्ट में इसको क्या बोला जा रहा है ये देखना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, तो इसको शॉर्ट में बोला जा रहा है GNCTD। तो जब भी मैं GNCTD अगर वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब यही होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इतनी बात समझ में आ गई, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। तो इसमें जो संशोधन हुआ वो क्या था, तो देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 को इसने प्रतिस्थापित किया। मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्ट बना है, ये जो अधिनियम बना, इससे पहले ये अध्यादेश के रूप में था और अब ये अध्यादेश समाप्त होकर किस रूप में आ गया, एक अध्यादेश की जगह अधिनियम के रूप में आ गया। ये जो अध्यादेश था, ये दिल्ली के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको हम लोग LG कहते हैं, इसको दिल्ली सरकार की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान करता है। ये जो अध्यादेश था, ठीक है, इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती वगैरह दी गई। हालांकि न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या दिल्ली में सिविल सेवाओं और सिविल सेवकों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार अर्थात मुख्यमंत्री का होगा या LG का। जब ये मुद्दा, अध्यादेश जब आया तो सरकार के द्वारा यह मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में रखा गया
तो ये रखा गया प्रश्न कि क्या सिविल सेवक और जो सिविल सेवाएं हैं, जैसे एसएससी मैकेनिज्म हो गया, यूपीएससी के अंतर्गत जो अपॉइंटमेंट होती है, जो वहाँ के दिल्ली प्रशासन नौकरी देती है, गवर्नमेंट चलाती है, तो क्या उन पर दिल्ली सरकार अर्थात मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट का अधिकार होगा, सबसे अधिक नियंत्रण होगा, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर? क्योंकि अल्टीमेटली जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उस पर अंतिम रूप से केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है और केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन चलाता है। और आपको पता है कि वर्तमान समय में दिल्ली की केंद्र सरकार बीजेपी गवर्नमेंट है और दिल्ली की लोकल सरकार अरविंद केजरीवाल की है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की विपक्षी हैं, इसलिए वहां पे शक्तियों को लेकर क्या हो रहा है, लगातार एक तनाव बन रहा है, लगातार जो है कि चैलेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे में जब न्यायालय ने ये देखा तो न्यायालय ने और ये भी जानना है कि दिल्ली सरकार का जो मुखिया होता है वो निर्वाचित होता है, यानी उसे दिल्ली की जनता वोट के द्वारा चुनती है, जबकि एलजी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री की सरकार, अर्थात वो प्रधानमंत्री के खेमे का होता है। दूसरा, जब न्यायालय ने इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि देखिए, लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, भूमि और पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास राजधानी के अधिकांश सेवाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। यानी आप पुलिस को छोड़ लो, जो उस पर आप देखोगे डीपी लिखा होता है, मीन्स दिल्ली पुलिस, और जो दिल्ली की भूमि है और साथ ही साथ वहाँ का जो पब्लिक ऑर्डर है, इन तीनों चीज़ों को छोड़ के अधिकांश सेवाओं पे दिल्ली सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा, क्योंकि लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस सेवाएं केंद्र सरकार के विशेषाधिकार मुद्दे हैं। और अगर मान लीजिए पुलिस भी दिल्ली सरकार को दे दी जाए तो पता चला कि मोदी जी को कहीं पे प्रगति मैदान में या रामलीला मैदान में दिल्ली में किसी जगह कोई जनसभा करनी है, तो केजरीवाल साहब क्या करेंगे, हाथ खड़े कर देंगे, कह देंगे नहीं भाई, मैं अपनी दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में नहीं दे सकता। या फिर किसी जगह दिल्ली में कोई इंटरनेशनल कोई बिल्डिंग बन रही हो या कोई दिल्ली सरकार के द्वारा कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो दिल्ली सरकार कहेगी कि ये भूमि मेरे अधीन है, तो मैं दिल्ली में यहाँ नहीं बनने दूंगा। क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है दोस्तों, वो देश की राजधानी भी है, साथ ही साथ दिल्ली अपने आप में विधानसभा वाला क्षेत्र भी है जहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। तो ये मुद्दा था, इसलिए इन तीन बातों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पर, जो सेवाओं पर जो पूर्ण नियंत्रण है वो दिल्ली सरकार करेगा। ऐसा निर्णय किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ये इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि इस वर्डिक्ट के आगे ही पूरी कहानी समझ में आएगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया था कि एलजी के पास स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्तियां नहीं हैं, यानी उसे विवेकाधिकार की शक्तियां नहीं हैं। वो मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से ही काम करेगा और ये वो बाध्यकारी होगा। बाध्यकारी का मतलब क्या हो गया कि एलजी अगर कोई भी काम कर रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहा है, कोई भी आदेश पारित कर रहा है, तो उसमें दिल्ली की सरकार अर्थात मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेना कंपलसरी है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या हुआ, एलजी साहब को बुरा लग गया, वो केंद्र सरकार के पास गए, तो उन्होंने कहा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी शक्तियों को क्या किया, काट दिया है, मतलब मेरे पास कोई शक्ति नहीं रह गई है, मैं ये दिल्ली सरकार से पूछ के काम करूंगा। तो प्रधानमंत्री साहब ने कहा, राष्ट्रपति साहब ने कहा, परेशान ना हो, हम इसका भी तोड़ निकालते हैं। और तोड़ क्या निकला, एक अध्यादेश लाया गया दिल्ली के संशोधन अधिनियम के तौर पे, जिसे अब संसद से पास करके एक एक्ट के रूप में बना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलने के लिए ही केंद्र सरकार के द्वारा ये क्या लाया गया, एक अधिनियम लाया गया। यहां तक समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई टॉपिक करंट अफेयर्स में क्यों है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, उसमें क्या मुद्दे हैं, अगर ये चीज आप समझ गए तो ये समझिए कि 50% आपका टॉपिक कवर हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये टॉपिक मैंने जो आपको डिस्कस किया, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि असली मुद्दा क्या था। दिल्ली सरकार या एलजी की पावर को लेके ही प्रॉब्लम थी, जिसको संसद ने एक अधिनियम के तौर पे इस चीज का समाधान निकाला। तो देखते हैं अधिनियम में दिल्ली सरकार को कितनी पावर मिली, एलजी को कितनी पावर मिली, केंद्र सरकार इसमें क्या भूमिका करेगी, ये सभी चीज समझेंगे। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें कि दिल्ली की शासन व्यवस्था चलती कैसे है, तो देखिए, पहली चीज कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के रूप में उसका वर्गीकरण किया गया है। हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल 239 के तहत कहा गया है कि यूटी का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा किया जाएगा। तो अब राष्ट्रपति महोदय दिल्ली का प्रशासन तो करेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक एलजी को अपॉइंट कर दिया अपने तहत कि आप मेरी जगह प्रशासन करिए। और साथ ही साथ दिल्ली को एक विशेष दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि जो बालकृष्ण समिति थी, उसी समिति की सिफारिश पर 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया, यानी एनसीआर रीजन कहा गया, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको दर्जा दे दिया गया। तो ये विशेष क्षेत्र है जिसमें हरियाणा के कुछ जिले आते हैं, यूपी के कुछ जिले आते हैं, राजस्थान के 2 जिले आते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दिल्ली को एक विशेष दर्जा भी दे दिया गया। और इस विशेष दर्जे को देने के लिए
जब 69वां संविधान संशोधन किया गया तो आर्टिकल जोड़ा गया 239 ए, इसको जोड़ा गया और विधानसभा और मंत्री परिषद से युक्त कर दिया गया केंद्र शासित प्रदेश को। इसीलिए दिल्ली में आपको 70 सदस्यों की एक विधानसभा परिषद देखने को मिलती है, जिसके चीफ हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, और जो वर्तमान में अरविंद केजरीवाल हैं। और एलजी को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया, यानी उपराज्यपाल को। तो ये इसकी वर्तमान व्यवस्था है। साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा की जो शक्तियां हैं वो पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की है। हालांकि यूनियन टेरिटरीज होने की वजह से केंद्र सरकार के पास भी ये शक्ति होती है, संसद के पास भी, कि वो आवश्यकता पड़ने पर राज्य सूची और समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकते हैं। लेकिन प्राइमरी स्तर पे देखा जाए, यानी कि प्राथमिक स्तर पे, तो कौन बनाएगा? दिल्ली सरकार उस पर कानून बनाएगी, केवल 3 मुद्दों को छोड़ के, पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कही। वहीं GNCTD यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अधिनियम भी एक 1991 में बनाया गया, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। ये कोई और अधिनियम नहीं था, बल्कि 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया। और वर्तमान में जो 2023 का जो अधिनियम आ रहा है वो इसी अधिनियम को रिप्लेस करेगा, वो इसी अधिनियम में कुछ चेंजेस करेगा, शक्तियों का विभाजन करेगा, शक्तियों को नए सिरे से जो है कि देखेगा। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात अगर हम बात करेंगे कि दिल्ली में शासन व्यवस्था में चुनौती क्या होती है, तो पहले अस्पष्ट स्थिति, ये क्लियर ही नहीं होता है, क्योंकि 239 के साथ अनुच्छेद जब 1 आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यूटीज पूरी तरीके से राष्ट्रपति द्वारा शासित होंगे। तो ये दिल्ली की लोकेशन या दिल्ली की स्थिति के बारे में राजनीतिक रूप से कोई स्पष्टता नहीं होती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की उपस्थिति भी दिल्ली में है। जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग संवैधानिक पदाधिकारी, विदेशी राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, ये सभी दिल्ली में हैं। और जितने भी मैंने अभी ये वर्ड पढ़े, ये सभी संविधान के तहत दिए हुए हैं। क्या केंद्र स्तर पे इसकी शक्ति होगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी केंद्र सरकार की शक्तियां शामिल है इसमें। तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को लेके डिस्प्यूट हो जाता है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की बात करेंगे या निर्णय लेने में देरी, तो एलजी वगैरह लोग भी क्या करते हैं? निर्णय लेने में देरी करते हैं। तो ये सब चुनौतियां हैं। हालांकि हमें इसके आगे बढ़ के समझना होगा, जहां से प्रीलिम्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो प्रश्न क्या पूछेंगे कि जो वर्तमान में 2023 का अधिनियम आया है, इसमें क्या परिवर्तन किया गया और क्या नए नए प्रावधान शामिल किए गए। तो पहला प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, यानी NCCSA। इट मीन्स कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, इसका गठन किया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ मामलों पर दिल्ली के एलजी को सिफारिश भी की जाएगी। और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। और इसमें एक सदस्य सचिव होगा और एक सदस्य होंगे, दोनों ही दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव और दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव। लेकिन इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों पद केंद्र सरकार के हैं, तो शक्ति किसके पास चलेगी? केंद्र सरकार के पास। तो एक तो अधिनियम ये कहता है कि हम राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेंगे और इसकी जो कार्यप्रणाली होगी उसमें अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव, जो कि इन दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। जो कि निर्णय अगर जब ये तीनों लोग मिलकर लेंगे तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा, यानी 3 में से 2 लोग जिस तरफ झुक जाएंगे वही निर्णय हो जाएगा। एलजी की शक्तियों की बात करें तो एलजी पूर्णतः अपने विवेक से कार्य कर सकता है कुछ मामलों में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2018 में एलजी के पास कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति नहीं है। लेकिन इस नए प्रावधान में एलजी को भी क्या किया गया? नई शक्तियां दे दी गई, जहां पे वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है अपने विवेक से। जैसे ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता के बाहर के हों किंतु एलजी को सौंपा गया हो। भाई जो जैसे पुलिस हो गया, भूमि हो गई, लोक प्रशासन हो गया, इसमें दिल्ली सरकार के बाहर का ही विषय है, लेकिन एलजी को दे दिया गया तो उसमें काम कर सकता है। ऐसे मामले जिनमें एलजी द्वारा कानून अपने विवेक से कार्य करे, एलजी को कानून द्वारा, और एलजी को न्यायिक या अर्ध न्यायिक करने की आवश्यकता भी है। मतलब कि अगर मामला लगता है कि यहाँ पे एलजी साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल साहब को न्यायिक या अर्ध न्यायिक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है, तो वहां पर वो अपनी विवेकानुसार शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इस अधिनियम में एलजी साहब को प्रमुखता दी गई है, इनके विवेकाधिकार का विस्तार किया गया है। और जो ये अभी हमने पढ़ा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, इसकी सिफारिशों को भी स्वीकार वो कर सकता है या इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, क्योंकि इस पे एलजी का निर्णय अंतिम होगा। अगर कोई मतभेद होता भी है तो एलजी का निर्णय अंतिम होगा। अब यहाँ पर देखिए टकराव देखने को मिलेगा। इसका अध्यक्ष होता है कौन? सीएम, और सीएम है अरविंद केजरीवाल।
यहाँ पे जो सिफारिशें होंगी, वो जो सिफारिशें अप्रूव कौन करेगा? एलजी करेगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए, इस गठन के द्वारा भी कहीं ना कहीं एलजी को ज्यादा ताकतवर किया गया, एलजी को प्रमुखता दी गई है और मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान भी किया जाएगा। कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन्हें एलजी की राय के लिए प्रस्तुत करना होगा। यानी अगर कोई विशेष मामला है तो उस पर जब तक एलजी की राय नहीं लोगे, तब तक उस पर कोई मंत्री या दिल्ली सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। वो मामले कौन से हैं? जैसे दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखना, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध स्थापित करना, विधानसभा सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, विघटन करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये अक्सर संसद के लिए पूछा जाता है और उसका सही उत्तर हो जाता है राष्ट्रपति, क्योंकि संसद का ये काम राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो दिल्ली विधानसभा के लिए पूछा जाएगा तो उपराज्यपाल इसका सही होगा। और ऐसे मामले जिस पर एलजी को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूं कि शायद ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी अब ये टॉपिक पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आएगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ समस्याएं भी हो रही हैं। जैसे केंद्र सरकार को शक्तियां ज्यादा मिल रही हैं इस अधिनियम के द्वारा, क्योंकि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पद स्थापना यानी प्रमोशन वगैरह पर नियंत्रण केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे उसके विपरीत है। साथ ही साथ जवाबदेही की जो त्रिस्तरीय श्रृंखला है वो खंडित हो सकती है। त्रिस्तरीय श्रृंखला कैसे? क्योंकि स्थानांतरण और पदस्थापन पर अधिकार प्रदान करने के लिए जो जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला थी, जैसे सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते थे, तो वो अब नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अल्टीमेटली केंद्र सरकार ही हमारे को नॉमिनेट कर रही है, केंद्र सरकार के माध्यम से एलजी हमारा ट्रांसफर कर रहा है, तो हम विधानसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी रहें? हम क्यों मुख्यमंत्री को जवाब दें? हम क्यों सभी मंत्रियों को जवाब दें? तो ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स पावरफुल हो जाएंगे और ऑटोनॉमी आ जाएगी, स्वायत्ता आ जाएगी, अर्थात कि मोनोपोली भी हो सकती है। वहीं मंत्री जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते थे वो भी नहीं रहेंगे और विधायिका की जवाबदेही मतदाताओं के प्रति होती थी तो ये भी नहीं होंगे, क्योंकि जब भी किसी समाज का, किसी दिल्ली के क्षेत्र का प्रशासन बिगड़ेगा तो प्रशासन हेड होता है ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स किसके प्रति जिम्मेदार है? केंद्र सरकार के प्रति। लेकिन आम जनता क्या कहेगी कि दिल्ली सरकार को हमने अपने वोट के माध्यम से दिल्ली की सरकार बनाया, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई, इनका प्रशासन अच्छा नहीं है, इनके मैनेजमेंट अच्छे नहीं है, इनके अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। बेटा, दिल्ली में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और जितने लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की छवि क्या होगी? खराब बनेगी। हालांकि दिल्ली में हो सकता है भविष्य में कोई और दूसरी सरकार भी आए, लेकिन छवि उसकी भी खराब होगी, क्योंकि आम जनता को लगेगा कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन असल में जो ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार जैसा चाहेगी वैसा काम कराएगी। तो ये श्रृंखला खंडित होगी, ये प्रॉब्लम आएगी एक उत्तरदायित्व की। वहीं सामूहिक उत्तरदायित्व का भी उल्लंघन देखने को मिलेगा और एलजी के विवेकाधिकार में जो वृद्धि हो रही है वो कहीं ना कहीं एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में टकराव का जो मुद्दा शुरू से बना हुआ है वो आज भी बना हुआ है। इस अधिनियम के माध्यम से इस मुद्दे को समाप्त ना करके बल्कि और बढ़ा दिया गया, तो ये एक प्रॉब्लम की स्थिति होगी। और विवादास्पद मामलों में के स्पष्ट संबंध में स्पष्टता न होना, जैसे उन मामलों को एलजी के संज्ञान में लाने का प्रावधान किया गया है जिनके कारण जीएनसीटीडी और केंद्र सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकता है। अब सोचिए, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मध्य अगर कोई विवाद हो रहा है और वो मुद्दा आप एलजी के पास लेके जा रहे हो, तो क्या एलजी दिल्ली सरकार की सुनेगा? वो डेफिनेटली है कि 99% केंद्र सरकार की सुनेगा। तो फिर विवाद रही कहाँ गया? ये तो एक तरफा हो गया और इस चीज को परिभाषित भी नहीं किया गया किस प्रकार के विवाद होंगे। ऐसे इन सभी चीजों को देखा हमने कि अधिनियम में कुछ बेनिफिट्स थे तो अधिनियम में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन इन सभी के बावजूद भी हम समाधान निकालने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पे हम यही देख सकते हैं कि अलग अलग मॉडल को अपनाया जा सकता है। जैसे कई देशों में जो राजधानी शहर हैं वही प्रशासन के लिए अलग अलग मॉडल मौजूद करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये भारत में ही है कि दिल्ली जो भारत की राजधानी वहाँ पे एक अलग प्रशासन है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे अबूजा, ब्राजीलिया, कैनबरा, वाशिंगटन डीसी, ये वो शहर हैं जहाँ का प्रशासन राज्य सरकार भी चलाती है और ये अपने देश की राजधानी भी होती है जिसपे केंद्र सरकार का नियंत्रण भी होता है। तो यहाँ के मॉडल को देख सकते हैं। इसी तरीके से बर्लिन, ब्रसेल्स, ब्यूनस आयर्स आदि यहाँ पर भी हम मॉडल को देख सकते हैं। तो इन मॉडल से हम दिल्ली के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। और निर्णयन का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि निर्वाचित नगर पालिका जिसको हम लोग एमसीडी कहते हैं और क्षेत्रीय सरकार जैसे कि रीजनल गवर्नमेंट यानी आप सरकार हो गई, आप गवर्नमेंट, ये 2 स्तरीय महानगरीय प्राधिकरण का गठन किया जा सकता था, जहां पर हम इनके साथ साथ 2 स्तरीय महानगरीय प्राधिकरण का एक मैनेजमेंट कर सकते थे।
कार्य क्षेत्र का सीमांकन करना बहुत जरूरी है कि कौन से कार्य केंद्र सरकार के अधीन आएंगे और कौन से कार्य दिल्ली सरकार के अधीन आएंगे। वहीं प्रवर्तनकारी शक्तियां, न्यायपालिका नगर पालिकाओं को सिविल अनुपालन के लिए प्रवर्तनकारी शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, जिनका प्रयोग सामुदायिक पुलिस अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकता है और इस तरीके से हम आपराधिक मामलों को भी निपटा सकेंगे। तो ये कुछ मुद्दे थे जो आपने देखा कि जो दिल्ली सरकार का जो नया अधिनियम आया है इसमें कितने परिवर्तनकारी मुद्दे हैं और क्या इसमें नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, किसका गठन होगा किसका नहीं होगा, किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई किसकी शक्तियों में कटौती हुई, ये सभी कुछ आपने इजीली यहाँ पर समझा। तो अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे, और अब हमारा अगला पॉइंट है जो कि पूरी तरीके से प्री ओरिएंटेड होगा। किसके लिए होगा? प्री ओरिएंटेड। हालांकि यूपी पीसीएस के मेंस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन अर्थात अविश्वास प्रस्ताव। मानसून सत्र के केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और ये कौन लेके आया? विपक्षी दल लेकर आया। तो इसके बारे में सभी चीजें हम समझेंगे। अविश्वास के बारे में समझते हैं तो ये विधायी प्रस्ताव होता है और इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया था। ये कई बार आपको लक्ष्मीकांत में एक दो बार प्रिंटिंग मिस्टेक भी देखने को मिलेगा कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आता है। ये बात गलत है क्योंकि जाहिर सी बात है ये सरकार के खिलाफ लाया जाता है और सरकार आपकी कहाँ बैठती है? लोकसभा में बैठती है, न कि राज्यसभा में। तो जहां सरकार बैठेगी वहीं तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो सरकार बैठती है लोकसभा में, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद बैठती है लोकसभा में, तो इसीलिए लोकसभा में ही इस विधेयक को पेश किया जाता है। तो ये एक प्रस्ताव है जो केंद्र सरकार के खिलाफ लाया था लोकसभा में, लेकिन उसके पास प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान देना, अगर केंद्र सरकार के पास प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन अर्थात लोकसभा में अगर बहुमत होता है तब तो उसकी सरकार बचती है। अगर बहुमत नहीं होता है अर्थात अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो तुरंत मौजूदा सरकार गिर जाती है और उसे इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा में उस सदन के किसी भी सांसद द्वारा लाया जा सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि केवल विपक्षियों के द्वारा लाया जा सके, क्योंकि लोकसभा में दो प्रकार के सांसद होते हैं। एक होते हैं सरकारी सांसद जो सरकार के होते हैं और एक होते हैं गैर सरकारी सांसद जो विपक्षी होते हैं। और सामान्यतः सरकार का आदमी तो नहीं लाएगा अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ये सामान्यतः कौन लाएगा? विपक्षी दल लाएगा, जिसको प्रश्न में ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि गैर सरकारी सांसद के द्वारा लाया जाता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर गैर सरकारी सांसद, ये पहली बार मैंने शब्द सुना, लक्ष्मीकांत में कहीं नहीं था। तो ऐसे आपको अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना है कि उसे हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं। तो यहां पर देखा आपने सांसद के द्वारा लाया था, लेकिन वो भी कौन सा सांसद? जो गैर सरकारी होता है। तो चलिए और भी आगे समझते हैं। लोकसभा के कार्य संचालन की बात करेंगे तो आर्टिकल 75(3) मतलब 75 का सब क्लॉज 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद पूरी तरीके से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और लोकसभा का जो कार्य संचालन होता है, प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 198 में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ध्यान देना, संविधान में वर्णन नहीं है। आपसे एक स्टेटमेंट दे देगा कि क्या अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन या अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि संसद अर्थात लोकसभा के कार्य संचालन के नियम 198 में है। इसमें 198 में है, संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं है। क्लियर माइंडसेट के साथ चलिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ इसका कोई आधार बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आ रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई, सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, हमें ऐसा डाउट है कि सरकार काम नहीं कर रही है, उनकी नीतियों की निंदा की जा रही है, तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। और जब तक सदन द्वारा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है तब तक प्रस्ताव के समर्थन में कोई भाषण नहीं होगा। अब सदन कौन देगा? सदन में स्पीकर महोदय तो वहाँ के चीफ होते हैं, प्रमुख होते हैं। जब तक वो परमिशन नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे, तब तक आप अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर किसी एक सत्र में ये अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार हो जाए तो उसी सत्र में आप दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। जैसे ये वाला जो अविश्वास प्रस्ताव हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मानसून सत्र में आया है। हालांकि ये फेल हो गया, लेकिन क्या मानसून सत्र में दोबारा आ सकता था? नहीं। अब इन्हें अगले सत्र का वेट करना पड़ता, चाहे वो शीतकालीन सत्र में लाए या फिर वो बजट सत्र में लाए। लेकिन मानसून सत्र में ये दोबारा उसी सत्र में नहीं ला सकते, आगे चल के लाएंगे दोबारा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की जो सामान्य प्रक्रिया है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि सदन के विपक्षी दलों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो क्या करते हैं? एक अविश्वास प्रस्ताव लाती है और लोकसभा स्पीकर परीक्षण करता है कि अविश्वास प्रस्ताव सही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सनल या व्यक्तिगत मुद्दे को हाईलाइट करके लाया जा रहा है, या वाकई उन्हें लगता है कि सरकार में विश्वास नहीं रह गया लोगों को।
तो ये चीज चेक करेगा। उसके बाद वो नोटिस प्रस्तुत करने वाला सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन से अनुमति मांगता है और स्पीकर महोदय क्या करते हैं, उसको अध्यक्ष क्या करता है, उन सदस्यों को बुलाता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में है। और मिनिमम लगभग इसमें 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। जो आगे लिखा भी है कि कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में सहमति जब व्यक्त की जाती है तो इसे सदन में पेश करने की अनुमति दे दी जाती है स्पीकर के द्वारा। लेकिन ध्यान देना, जिस दिन अनुमति मिल जाएगी उसके 10 दिनों के भीतर सदन को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया ही नहीं जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। यहां समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में और छोटी सी जानकारी लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है, राजनीतिक शून्यता आ जाती है। मतलब जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है और दूसरा कोई भी ऐसा दल नहीं है जो सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हो, जो सरकार बनाने के लिए योग्य हो या उसके पास बहुमत हो, तो ऐसे में नो गवर्नमेंट जोन आ जाता है। नो गवर्नमेंट जोन का मतलब कि राजनीतिक शून्यता, यानी अब हमारे देश में कोई सरकार ही नहीं है जो हमारा प्रशासन कर सके, जो हमारा नीतियों का संचालन कर सके, हमारी योजनाओं को क्रियान्वित कर सके। तो इसे कहते हैं हम नो गवर्नमेंट जोन। देखिए 2 वर्ड मैंने आपको यहाँ पे दिए, एक होता है नो गवर्नमेंट जोन, एक होता है गैर सरकारी सांसद। ये वर्ड आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मेरे अपने दिमाग की उपज है और उपज गलत नहीं है, पूरा प्रैक्टिकली मैंने इसको चेक किया तब मैं आपको ये शब्द दे रहा हूँ। क्योंकि आगे एग्जामिनर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, द हिंदू न्यूज़पेपर में ऐसे शब्द आ सकते हैं, तो आपको अपडेट रहना होगा इससे। वहीं प्रशासनिक चुनौती होती है कि प्रशासनिक भ्रम और नीतिगत अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि प्रशासन हमारा कौन देखेगा। संसदीय दक्षता ये भी बाधित होती है और राजकोषीय बोझ बढ़ने लगता है राजकोष पे। अगर मान लीजिए पारित हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव और किसी अन्य दल को बहुमत साबित करने का मौका नहीं मिलता या उसके पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में आम चुनाव कराना पड़ता है और आम चुनाव कराने का वहन अंततः नागरिकों को ही उठाना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास को भी जानिए कि पहला अविश्वास प्रस्ताव तीसरी लोकसभा में पेश किया गया था। अब तीसरी लोकसभा कब थी, कब पेश किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हालांकि मैं इसको बता सकता था लेकिन मैंने सोचा कुछ होमवर्क आपको दिया जाए, पता रहना चाहिए कि लोकसभा में कब पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि अभी तक 26 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं जिसमें से 25 तो अस्वीकार हो गए, लेकिन अभी तक एकमात्र 1979 में लोकसभा में केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और इसके कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या अभी तक कोई ऐसी सरकार हुई है जिसे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की वजह से अपनी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मध्यस्थता विधेयक। दोस्तों यहाँ तक अगर आप लोगों ने लगातार क्लास को देखा है तो नो डाउट आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। इजी फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको हिंदी मीडियम के लिए विजन आईएएस में कोई नहीं बताएगा। और विजन आईएएस को पढ़ाने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही विद्वता के साथ पढ़ा रहा हूँ या जो भी है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं बाकियों से एक अच्छे स्किल के साथ पढ़ाता हूँ जो आपको पसंद आती है और जो आपको टॉपिक को आसान बनाती है। और अगर टॉपिक को आसान बना दे रहा हूँ मैं, तो यही मेरे लिए सफलता है कि हाँ मैं आपको टॉपिक आसान कर पा रहा हूँ। वरना फिर विजन आईएएस को तो आप लोग खुद ही पढ़ते होंगे, सेल्फ स्टडी करते होंगे, आधे टॉपिक आपके सर के ऊपर से बाउंस कर जाते होंगे, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी बनानी बड़ी मुश्किल होती है कि कहाँ से शुरुआत की उसने टॉपिक की और क्या उसका मुद्दा था और क्यों हमने पढ़ा इसके बारे में, क्या हमें ये जानना जरूरी था। ये सब चीज़ें जब नहीं समझ में आती है तो आपको बोझिल लगने लगती है मैगजीन, और फिर आप क्या करते हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की मैगजीन की ओर बढ़ने लगते हो। फिर वही फैक्ट आधारित पढ़ते हो, फिर यूपीएससी में क्वेश्चन आता नहीं है तो आप कहते हो सर हमारा तैयार नहीं हो रहा प्रीलिम्स। तो ये दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है मध्यस्थता विधेयक यानी कि मीडिएशन बिल 2023। दोनों सदनों ने मध्यस्थता विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। हालांकि अभी इसको राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है, इसीलिए हम यहाँ पर विधेयक या बिल वर्ड का यूज कर रहे हैं। अभी हमने एक्ट वर्ड का यूज या अधिनियम वर्ड का यूज नहीं किया है, क्योंकि अभी केवल दोनों सदनों से बस पारित हुआ है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना भी बाकी है, इसलिए इसको बिल कहा जा रहा है। भारत में मध्यस्थता को एक वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में डेवलप करने के फोकस किए जा रहे हैं। आप कहोगे सर मध्यस्थता का क्या मतलब होता है, तो सामान्य भाषा में पहले मैं बता दूं आपको, फिर हम टॉपिक पे चलेंगे। देखिए मध्यस्थता का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति का आना जो इन दोनों व्यक्तियों को सेटिस्फाई करे और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो मुद्दे हैं, जो विवाद है, उसका समाधान करे। इससे क्या होगा, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं और 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित पड़े हुए, तो आपके मामले पे कब सुनवाई होगी कोई पता भी नहीं। बुढ़ापा आ जाएगा तब भी मामला आपका
चलता रहेगा। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए मध्यस्थता विधेयक को लाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यस्थता विधेयक 2023 के बारे में। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मध्यस्थता, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता यानी मुकदमा करने से पहले ही, या ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता जो समुदाय के लोग मिलके, जिन्हें हम पंचों की राय कहते हैं, पंच परमेश्वर कहते हैं, पंचायत कहते हैं, सुलह या समान अर्थ की कोई भी पदावली इसमें आप शामिल कर सकते हो। अब जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है कि जो भी संबंधित पक्ष होते हैं, दो पक्ष, वो तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कि मतलब जो समाधान उन्हें मिलता है वो सौहार्दपूर्ण होता है, उसमें कोई बैर नहीं होता है, और तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ कहा जाता है। जैसे लगातार पाकिस्तान अपने मुद्दे को, कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ तक लेके जाता है और कहता है कि यूएनओ इसमें मध्यस्थता करे। यानी भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में यूएनओ से वो कहता है कि वो इसमें मध्यस्थता करे और कश्मीर के मुद्दे पर समाधान दे। लेकिन भारत तुरंत यूएनओ को चुनौती देता है, चेतावनी देता है कि कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है और ये हमारी आंतरिक संप्रभुता का मामला है, इसमें हम किसी भी विदेशी संगठन के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को तो ये चीज पता है कि कश्मीर तो उसका है नहीं, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती इसमें तीसरे पक्ष को घुसाना चाहता है। तो ये होता है मध्यस्थता। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता हो जाती है। यानी ये अपेक्षा की जाती है संबंधित पक्षों से कि आप सिविल या वाणिज्यिक विवादों के न्यायालय या किसी इन सब चक्करों से बचने के लिए आप सीधे मध्यस्थता के माध्यम से समाधान कर लीजिए। मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद भी होते हैं। जैसे केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है जो नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद हो, या क्रिमिनल अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद, या तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद। ये सब अनुपयुक्त विवाद होते हैं, ये मध्यस्थता के लिए नहीं जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो इसमें ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हो। ध्यान देना, जब किसी भी पक्ष किसी अन्य तरीके से या ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हो तो मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकारी वाले अधिकरण के तहत होगी। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कोई पक्ष है, दो पक्ष है, और वो चाहते हैं कि मेरा राज्य तुम्हारा, मतलब मैं अपने राज्य के अंतर्गत किसी ऑनलाइन मोड के माध्यम से तीसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करूंगा, या तीसरे राज्य के व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अपने ही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो न्यायालय है उसके द्वारा जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं उसको भी आप मध्यस्थता के रूप में यूज कर सकते हो। लेकिन मध्यस्थता किए जाने की जो समय सीमा होती है उसे 120 दिनों के अंदर पूरा किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों की अगर समय सीमा को आप पक्षों की सहमति से 60 दिन और बढ़ा सकते हो, यानी टोटल 180 दिन हो गए। 120 दिन का मतलब हो गया कि लगभग 4 माह में डिसीजन आ जाना चाहिए मध्यस्थता का। अगर फिर भी लगता है डिसीजन नहीं आ रहा है तो 60 दिन और बढ़ा लीजिए, इसका मतलब हो गया 6 माह के अंदर मध्यस्थता का डिसीजन आ जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। और साथ ही साथ मध्यस्थता परिषद की स्थापना करने की बात की जा रही है जिससे मध्यस्थता को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक मजबूत केंद्र के रूप में स्थापित करना है और मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना है। ठीक है, और एमसीआई में निम्नलिखित शामिल होंगे। तो ये जो भारतीय मध्यस्थता जो अधिकरण है, जो आपने यहाँ पढ़ा परिषद, जो कि आपका लिख रहा है ना मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये जो है इसमें शामिल होंगे एक अध्यक्ष साहब होंगे, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिनकी सदस्यता रहेगी, और एक अंशकालिक सदस्य होंगे, और 3 पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब हो गया ये ऑलरेडी किसी पद को सुशोभित कर रहे होंगे लेकिन साथ में ये मध्यस्थता वाले पद का भी कार्यभार संभालेंगे, तो इन्हें पदेन सदस्य कहा जाता है। तो टोटल अगर आप देखेंगे कि एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक, 1 अंशकालिक और 3 पदेन, तो टोटल आप जोड़ देंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 7 सदस्य हो जाएंगे। तो 7 मेंबरों का ये पूरा का पूरा, या एक अध्यक्ष सहित 6 मेंबर इसमें काउंट किए जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप देखोगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित प्राधिकरण भी मध्यस्थता कर सकता है। और प्रवर्तनीयता की बात करेंगे तो मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान ही बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होंगे। ऐसा नहीं है कि राम और श्याम दोनों ने आपसी कोई झगड़ा किया किसी संपत्ति को लेके और उन्होंने किसी एक तीसरे व्यक्ति को, मुरली को बुला लिया मध्यस्थता करने के लिए, और पता चला कि राम की संपत्ति थी और वो राम को नहीं मिली बल्कि श्याम को मिल गई। तो राम बोलेगा कि नहीं नहीं, तुमने मेरे साथ बेईमानी कर ली, अब मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो फिर मध्यस्थता में अपना समय को खपाया, मध्यस्थ करने वाले व्यक्ति का समय को वेस्ट किया। तो ऐसा मतलब हो जाएगा कि जो राम और श्याम के बीच में जो मध्यस्थता की गई है वो निर्णय लागू होगा, वो निर्णय प्रभावकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर आप इसके बाद, मध्यस्थता के बाद अगर मुकदमे को लेके जाते हो तो शायद उस पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट पहले ही बोल देगा कि आपने फिर मध्यस्थता की क्यों।
इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरे फेवर में आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं खिलाफ हो जाऊंगा तुम्हारे, मैं केस कर दूंगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो प्रवर्तनीयता का मतलब हो गया कि जो मध्यस्थता के निर्णय होंगे वो लागू भी होंगे। हालांकि फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं सहमत नहीं हूं, तो मध्यस्थता का जिस दिन फैसला आ रहा है उसके 90 दिनों के भीतर उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर 90 दिनों तक उसने उस पर कोई विचार नहीं किया, कोई कोर्ट में उसने अर्जी नहीं लगाई न्यायालय में, तो उसको मान लिया जाएगा कि आप इस निर्णय से सहमत हो, और 90 दिन के बाद अगर आप न्यायालय में इसके लिए अर्जी लगाते हो तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्लियर हो गई ये बात। अब जरा यहाँ पे समझते हैं कि एडीआर क्या होता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजिस्टेंस जो होता है, मतलब वैकल्पिक विवाद समाधान के बारे में बात करेंगे तो ध्यान देना 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आर्बिट्रेशन जो कि मध्यस्थम के माध्यम से होता है, एक कॉन्सिलिएशन यानी सुलह होती है, और एक होता है नेगोशिएशन यानी कि बातचीत या समझौता वार्ता। ये तीनों वर्ड आप जो है कि न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि नेगोशिएट करेंगे, हम आर्बिट्रेशन करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि सुलह और बातचीत ये दोनों ही गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। इसमें आपको जो भी निर्णय मिलेगा वो आप माने चाहे ना माने, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आपने मध्यस्थता की है तो इसमें जो भी निर्णय होगा वो आपको बाध्यकारी होगा और उसे आपको मानना ही पड़ेगा। इसीलिए मध्यस्थता के निर्णय को मानने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपको मध्यस्थता करानी है या नहीं करानी है। हालांकि भारत में भी इसके द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 लाया गया, इसमें संशोधन करके 2019 पारित किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो भी ट्रिब्यूनल गठित होगा वो भी मध्यस्थता कर सकता है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 लागू किया गया और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 लागू किया गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी भारत में कई सारे एडीआर को डेवलप करने पे फोकस किया जा रहा है, अन्य विकल्प जो है कि खोजे जा रहे हैं मध्यस्थता के लिए। अब बात आएगी कि सर ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, आपने जो पढ़ाया वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया, लेकिन बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट हैं और न जाने कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तो हम फिर क्यों मध्यस्थता का सहारा लें? हम कोर्ट का सहारा क्यों नहीं ले सकते? हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? तो दोस्तों पहली चीज समर्पित, यहाँ पे देखिएगा मैं आपको जो पॉइंट अभी मैंने उठाया कि न्यायालय की बोझ में कमी आएगी, क्योंकि अलग अलग न्यायालय, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आपने आज मामले को दाखिल किया कोर्ट में और दूसरे दिन आपको निर्णय मिल जाएगा? आपको 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो इससे क्या होगा? संख्या का बर्डन कम होगा न्यायालय में, इसलिए हमें मध्यस्थता की जरूरत पड़ रही है। समर्पित अधिनियम का अभाव, यानी इसमें रेगुलेट करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं है, इसलिए भी यहाँ पर जो मध्यस्थता के अलग अलग पहलू है, इसलिए हमें एक अधिनियम की आवश्यकता थी। सौहार्दपूर्ण समाधान सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में भी सहयोग कर सकता है। जैसे कई सारे राजनीतिक दल क्या होते हैं, धार्मिक रोटियां सेकते हैं, तो ये जो धार्मिक रोटियां हैं इनको सेकने न दिया जाए, बल्कि हम आपस में सौहार्दपूर्ण मामले का समाधान कर सकते हैं। वहीं सिंगापुर कन्वेंशन की प्रतिबद्धता को भी पूरा करना, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, जिसको सिंगापुर कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो भारत जब इस पे हस्ताक्षर कर चुका है तो इसका मतलब है कि भारत ये प्रतिबद्धता जाहिर करता है कि भारत सरकार के द्वारा इसके लिए एक अधिनियम बनाया जाएगा और कई सारे मध्यस्थता कानून भी बनाए जाएंगे, तो इसलिए भी अधिनियम लाया गया। वहीं मध्यस्थता की लागत में कमी की जाएगी ऑनलाइन मध्यस्थता की अवधारणा के माध्यम से, जिससे लोगों को आने जाने की जो यात्रा संबंधी जो लागत है उसमें बचत हो सकेगी, पैसे बचेंगे, समय की भी बचत होगी। तो ऑनलाइन मोड में, क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास लगभग ऑनलाइन मोड है ऐसा बताया जाता है। लेकिन फिर इसी बात को मैं काउंटर करूंगा कि जो इसमें चिंता है कि ऑनलाइन जो मध्यस्थता का प्रोविजन है, ये भारत में केवल कुछ 55% लोगों के पास ही इंटरनेट है, उसमें भी 27% के पास ही इसके लिए आवश्यक उपकरण है कि ताकि वो मध्यस्थता का प्रयोग कर सकें। तो ऐसे में जो हमारी 45% पॉपुलेशन है वो छूट जाएगी, तो ये भी चीज़ एक समस्या है। पूर्व अनुमोदन, मध्यस्थता से संबंधित कोई भी अगर आप नियम बना रहे हो तो उसके लिए पहले आपको केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना पड़ेगा, और ऐसे में केंद्र सरकार अगर विलंब करेगी तो मध्यस्थता को गठित करने में भी विलंब होगा। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का मुद्दा भी उठेगा यहाँ पे, और गोपनीयता का अगर उल्लंघन हो गया तो ऐसी स्थिति में दंड या दायित्व निर्धारित करने का कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं किया गया है। तो आगे की राह में हम यही देखेंगे कि सरकार से संबंधित विवादों को भी इसमें शामिल करो, यानी मध्यस्थता केवल 2 लोगों के बीच में या 2 समूहों या 2 समुदायों के बीच में नहीं होना चाहिए, 2 धर्मों के बीच में नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर सरकार से संबंधित भी कोई मुद्दा है तो उसमें भी हम मध्यस्थता के माध्यम से इसका समाधान कर सकें।
इसे भी लाइए। जब सरकार का मुद्दा भी इसमें शामिल होगा तब कहीं जाके सरकार इसके प्रति संवेदनशील होगी और बहुत तेजी से इसमें काम करेगी। गोपनीयता संबंधी समझौता भी करना पड़ेगा कि अगर किसी भी गोपनीयता का उल्लंघन किया गया तो उसके संबंध में दंड या दायित्व का प्रावधान भी किया जाना चाहिए, ताकि लोग सही तरीके से मध्यस्थता का पालन करें और मध्यस्थता के निर्णय का सम्मान करें। तो ये था मध्यस्थता टॉपिक दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनको आप लोग देख के रात रात भर पढ़ने का जज्बा रखते हैं, फिर अगले ही दिन वो जज्बा टूट जाता है। आप लोग यूट्यूब पर न जाने कितनी एडवर्टीजमेंट देखकर आप शैम्पू बदलते हैं, अपने हेयर का ऑयल बदलते हैं स्किन के लिए, बहुत सारी फेस क्रीम बदलते हैं, बहुत सारे पढ़ने की गैजेट्स बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आप बदलते हैं। तो क्या पता है आपको कि क्या सेलिब्रिटीज रियल लाइफ में भी उन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रहा है? क्या वो उसने कोई पेड प्रमोशन तो नहीं किया, किसी कंपनी से टाई अप करके केवल ब्रांडिंग तो नहीं कर रहा है? ये सब चीज़ें आपको कैसे पता होंगी, इसके संबंध में हम इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर द्वारा किए जा रहे विज्ञापनों हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिए। अब डिजिटल मीडिया क्या होगी, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग पॉइंट, बहुत सारे ऐसे डिजिटल मीडिया हैं जिनके माध्यम से इन्फ्लुएंसर जो है कि आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप उनके जीवन शैली से, लाइफ स्टाइल से, मोटिवेशन से प्रभावित होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप सही तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि वो आगे चल के आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आप जिसे अपना आइडियल मानते हो सकता है वो आपके आइडियल बनने लायक ही ना हो। ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी? तो यही सब चीज़ों के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें समझेंगे हम कि भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम करने के लिए दिशा निर्देश 2022 का विस्तार किया गया है, और इसको उपभोक्ता मामलों का विभाग इसकी निगरानी और कार्यान्वयन करेगा। हालांकि ये जो विभाग है वो आपका खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले के अधीन होगा। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन होगा, और उल्लंघन करने पर 2019 के तहत इसको दंडित भी किया जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। अब जरा आगे बढ़ने से पहले हम ASCI के बारे में समझ लेते हैं कि 1985 में इसका गठन किया गया था, और जो कि 2013 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है। ये स्वैच्छिक स्व विनियामक संगठन है और विज्ञापन में स्व विनियमन के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी करता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, लेकिन अब हम आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे कि सभी के लिए जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं। जैसे प्रकटीकरण, आपको प्रकट करना है अपने बारे में। क्या विज्ञापन दाता और इन्फ्लुएंसर, यानी कि जो कंपनी है और जो आपका इन्फ्लुएंसर है, जो मोटिवेशनल स्पीकर है या जो जिम की डाइट प्लान करते हैं, इनके बीच सभी भौतिक संबंधों जैसे कि मौद्रिक या अन्य पारितोषिक या निःशुल्क उत्पाद का खुलासा करना अनिवार्य है। जैसे यूट्यूब पर पेड प्रमोशन करना, शैम्पू, ऑयल, बुक्स, कोचिंग में जैसे आप PW का देखोगे, अनअकैडमी का देखोगे, इनकी जो ब्रांडिंग बहुत सारे यूट्यूब चैनल के लोग करते हैं। तो इसमें आप सभी को ये बताना पड़ेगा कि हमने जिस कंपनी की ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम जिस कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, उसने मुझे इतने लाख रुपए दिए या इतने हज़ार रुपए दिए प्रमोशन करने के लिए। हालांकि मैं इसे निजी तौर पर यूज करता हूं या नहीं करता हूं, ये सभी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अब जैसे आप लोग जिम मोटिवेशन देखते हो, जिम की वीडियोस देखते होगे, चाहे वो लड़कियां जिम की वीडियो देखते हो चाहे लड़के, दोनों ही लोग देखते होंगे, और दोनों लोग जिम करने की कोशिश भी करते हैं। तो अक्सर जिम ट्रेनर क्या कहता है कि आपकी बॉडी बहुत दुबली पतली है, आपको जिम करनी पड़ेगी, आपको लगातार 1 साल मेहनत करनी होगी, लेकिन इसके साथ आप जो घर पे खाना खाते हैं उससे आपकी डाइट कंटेंट प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन मेंटेन नहीं होती। तो ऐसे में आपको इस कंपनी का प्रोटीन लेना चाहिए, बायो प्रोटीन लेना चाहिए, ये वाले प्रोटीन ले लो, वो ले लो, फलाना ढिमकाना, न जाने क्या क्या, कैराटीन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, क्योंकि इसके लिए वो कंपनी से टाई अप कर चुके हैं और कंपनी के ब्रांड की प्रमोशन करते हैं, इसके लिए उसे पैसा मिलता है। तो ये उस यूट्यूबर को या उस जिम ट्रेनर को ये बताना होगा कि हाँ, इसको व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद यूज भी करता हूँ और ये मेरे साइड इफेक्ट्स हैं या ये मेरे को पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं। ये सभी चीज़ें अगर नहीं बताओगे तो हम जो यूज कर रहे हैं उनके कहने पे हो सकता है हमारे लिए साइड इफेक्ट हो। मैं आपको बताते चलूँ कि मेरे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ ने जिम ट्रेनर के कहने पर एक बेली फैट कम करने के लिए एक लिक्विड आता है, लगभग 1200 रुपये का था वो लिक्विड, और उसको यूज़ किया दोस्तों। अब बताइए, उस व्यक्ति ने तो कहा कि हाँ इसका रेस्पॉन्स अच्छा है, हालांकि वो पेड प्रमोशन था। उन्हें बाद में पता चला इस चीज़ के बारे में जब उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, तो मैंने बताया यार इस तरीके की चीज़ें फेक होती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, उस बेली फैट को घटाने के लिए उन्होंने जिम जाने से पहले डेली वो 10 ml 15 ml यूज करती थी। 4 दिन बाद उनके इतनी तेज़ी से हेयर फॉल हुए कि उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ स्टाइल में बस एक यही चीज़ नई ऐड हुई है खाने पीने में, जो मैं ये केमिकल यूज़ कर रही हूँ।
और जैसे ही उस केमिकल को रोकने के लिए मैंने सजेशन दिया, सलाह दी, और उसके 1 हफ्ते बाद उनके हेयर फॉल रुक गए। तो देख रहे हैं आप इसका साइड इफेक्ट। ये चीज़ उस ट्रेनर ने उन्हें नहीं बताई कि हो सकता है साइड इफेक्ट भी हो, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज नहीं किया है। तो यही सब चीज़ें अब आपको प्रदर्शित करनी होगी अनिवार्य रूप से, और आपको ये बताना भी होगा कि ये वीडियो पेड प्रमोशन है या नहीं है। साथ ही साथ यथोचित उत्तरदायित्व भी लेना होगा। जो विज्ञापनकर्ता को गहन समीक्षा करनी होगी, और साथ ही साथ ये प्रमाणित भी करना होगा कि इस सेवा का या इस उत्पाद का अनुभव उन्होंने खुद किया है, उसका अनुभव उन्होंने पहले कर रखा है और इससे उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है, इसलिए वो चाहते हैं कि और भी पब्लिक उसका प्रयोग करे। तो ऐसा होता है दोस्तों। और स्वास्थ्य से संबंधित इन्फ्लुएंसर के लिए भी ये गाइडलाइन दी गई है कि प्रमाणीकरण के बारे में बताना होगा कि प्रमाणित चिकित्सकों और स्वास्थ्य एवं फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय, प्रचार करते समय यह बताना होगा कि प्रमाणित स्वास्थ्य फिटनेस विशेषज्ञ चिकित्सा व्यवसायी है। अब जैसे बहुत सारे आप देखोगे कि YouTube पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जो आपको हेयर नॉलेज के बारे में बताएंगे, स्किन के बारे में बताएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, सेक्स नॉलेज के बारे में बताएंगे। तो ये बताना उन्हें कि हाँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर होने के नाते आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नहीं हूँ जो मैं आपको गलत जानकारी दूँ। तो ये सब चीज़ें बतानी होंगी, क्योंकि आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति के साथ बहुत गलत हो सकता है, उसकी हेल्थ के साथ बहुत खिलवाड़ हो सकता है। तो आप अपने प्रॉफिट के चक्कर में हर व्यक्ति की जान को खतरे में नहीं डालेंगे। यही सरकार एक नया नियम लेकर आ रही है। और फिनफ्लुएंसर, ध्यान देना, इन्फ्लुएंसर तो हमने पढ़ा, फिनफ्लुएंसर क्या होता है? इनका एक पंजीकरण होगा जो सेबी में पंजीकरण के बाद ही वो बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा जैसे विषयों पर निवेश संबंधी सलाह दे सकते हैं। जो फाइनेंशियली जो है कि इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जैसे आप देखोगे स्टॉक मार्केट में ग्रो करिए, ये एप्लीकेशन यूज करिए, बिनोमो एप्लीकेशन यूज करिए, ग्रो एप्लीकेशन, ऑक्टा एफएक्स पे, म्यूचुअल फंड पे, जो इस प्रकार की जो आपको नॉलेज देने वाले लोग होते हैं उनको हम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कहते हैं। तो फिन इन्फ्लुएंसर उनको कहा जाता है इन शॉर्ट में। तो इनको भी अगर निवेश संबंधी कोई सलाह देनी है तो पहले अपने आप को सेबी में पंजीकृत करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई भी सलाह दीजिए, ताकि लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। अब बात करेंगे इस दिशा निर्देश की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि ये उपभोक्ताओं के निर्णय को प्रभावित करते हैं। ये लोग सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर पर विश्वास करते हैं। वो जो कुछ भी कहते हैं उस चीज़ का प्रचार करते हैं, अनुसरण करने लगते हैं। ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोगों ने YouTube पे देखा कि फलाने व्यक्ति ने कहा कि मामा अर्थ का शैम्पू अच्छा है, मामा अर्थ में आप ओनियन वाला शैम्पू लीजिए, ये अच्छा है। तो हो सकता है उससे किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। कोई कहता है लॉरियल यूज करिए, कोई कहता है क्लिनिक प्लस यूज करिए। तो ये कैसे क्लियर होगा कि इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जिनके पास करोड़ों रुपए की मूवीज आती है, वो ये 100-100 रुपए, 200-200 रुपए के शैम्पू यूज करते होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन आपको वो दिखाते हैं कि हाँ, मैंने डव लगाया और मेरे सारे बाल स्मूथ हो गए। तो और क्या करते हैं हम लोग? डव लगाना शुरू करते हैं, फिर पता चलता है 10 दिन बाद बाल गिरने शुरू हो गए। तो ये चीज़ें बहुत हार्मफुल होती है। तो इसके लिए ही इन चीज़ों को रोकने के लिए ये गाइडलाइन लाई जा रही है। और इन्फ्लुएंसर के प्रभाव क्षेत्र का जो विस्तार किया जा रहा है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब पे तेजी से भी इनका प्रसार हो रहा है, क्योंकि इनका मार्केट लगभग 2025 तक 2800 करोड़ रुपए का हो सकता है। और इनका प्रचार गतिविधियों में सोशल मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, और हम लोग लगातार मैच को भी देखते हैं, मतलब यूट्यूब पर इन सभी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर को देखते हैं और इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और इनके बताए हुए रास्ते पर चल के हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर के लिए स्पष्ट कहा गया है कि उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने में सहायता भी मिलेगी, ताकि वो जो भी चीज का प्रचार करें, जो भी ब्रांडिंग करें, वो उपभोक्ताओं के प्रति अधिक संवेदनशील रह के करें कि उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो उनकी ऑडियंस है, जो उनकी वीडियो देखने वाले लोग हैं, फैन फॉलोइंग है, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। भ्रामक मार्केटिंग, यह सूचित किया बिना कि यह विज्ञापन एक विज्ञापन है, ये आप भ्रामक मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग को आप देखोगे यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ये मैं पर्सनली यूज करता हूं, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं, रिव्यू वीडियो बना रहा हूं, आफ्टर 1 मंथ यूज, आफ्टर 2 मंथ यूज। मेरे लिए ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूं। ये किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं है, ना मेरी किसी कंपनी से कोई डील हुई है। इस तरीके की चीजें लोग बताते हैं। तो ये सभी चीजें आपको क्लियर कट बतानी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं आज के अपने अगले टॉपिक पर, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और साथ ही साथ अगली क्लास से हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को शुरू करेंगे। तो वीडियो पर अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना दोस्तों। हालांकि क्लास जरूर लंबी हो जाती 40 से 45 मिनट की, लेकिन टॉपिक बहुत आसानी से मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ ताकि सभी टॉपिक समझ में आ जाएं। तो इस टॉपिक को समझते हैं।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 लाया गया है, इसको पारित किया गया। हालांकि ये 1969 के अधिनियम को क्या करेगा, संशोधित कर देगा। बात करेंगे कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के कुछ मुख्य उपबंध हैं जिस पर हम नजर डालते हैं। तो क्या कहता है अधिनियम कि इसके कार्यान्वयन के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति का प्रावधान होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और इस अधिनियम को राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर लागू करने हेतु क्रमशः मुख्य रजिस्ट्रार राज्य के स्तर पर, जिला रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, बाकी राज्य के स्तर पर, जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो रजिस्ट्रार होंगे उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। और इनमें रजिस्ट्रार को जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट सौंपने के लिए कुछ विशेष लोगों जैसे प्रभावित चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि जन्म और मृत्यु के संबंध में घर के मुखिया का भी यह कर्तव्य है कि वो आरजीआई यानी कि रजिस्ट्रार जनरल को ये रिपोर्ट दे कि हमारे घर में आज ये बच्चा जन्म लिया या आज ये व्यक्ति मृत्यु हो गई। यदि जन्म या मृत्यु की अस्पताल में होती है तो उसकी भी रिपोर्टिंग करो, और अस्पताल का प्रभारी चिकित्सक अधिकारी ये क्लियर बताएगा कि हाँ, इस व्यक्ति का जन्म हमारे अस्पताल में हुआ है, इस व्यक्ति का जन्म हमारे अस्पताल में नहीं हुआ है। बात करते जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 2019 तक राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का पंजीकरण लगभग 93 से 92% तक बढ़ चुका है, इतनी वृद्धि हो चुकी है। लेकिन अब इसमें कुछ उद्देश्यों के साथ नया संशोधन किया जा रहा है, जैसे सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने, और इस अधिनियम को अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है 1969 वाले में। दूसरा, लोक सेवाओं और सामाजिक लाभों को कुशल एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी इसको बनाया जा रहा है। तो अब देखते हैं जो नया अधिनियम आया 2023, इसके कुछ उपबंध हैं। क्या है? जन्म और मृत्यु का डेटाबेस यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है, जो भारत का रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखेगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र, यानी अब जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्रों को डिजिटली पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वितरण का प्रावधान भी किया गया है। जैसे आप देखोगे पिछले 10 साल पहले क्या होता था, जब आप लोग अपने जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाते थे तो उस पेपरों पे क्या होता था, वहाँ के जो अधिकारी होते थे तहसील के, वो हाथों से लिखते थे और उस पर मोहर लगाते थे और हाथों से साइन करते थे, और आपको तहसील में जाके लेना पड़ता था, पता करना पड़ता था कि मेरा बना कि नहीं बना। क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ तो मुझे पता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग इस समय लगभग 25 प्लस एज के होंगे, इन्होंने 10 साल पहले इस चीज़ को जरूर देखा होगा और फेस भी किया होगा। लेकिन अब क्या होता है, जगह जगह जनसेवा केंद्र हो गए जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम कर रहे हैं, और हम उन्हें जाते हैं, अपनी बेसिक डिटेल देते हैं, 100 रुपये जो उसकी फीस होती है, 80 रुपये वो हम उसे पेड करते हैं, और एक हफ्ते बाद वो पेपर आ जाता है हमारे पास, खुद ही आ जाता है। मतलब बस हमें जनसेवा केंद्र जाना होता है, तहसील में नहीं। और उस पर आप देखोगे डिजिटली तौर पर टाइपिंग होके आती है, डिजिटल मोहर होती है, डिजिटल साइन होते हैं, उस पर अब हैंड राइटिंग नहीं होती है। तो ये परिवर्तन अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी देखने को मिलेगा, और उन्हें आधार से लिंक किया जाएगा ताकि माता पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर भी दर्ज किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि एक व्यक्ति एक ही बार पैदा हो रहा है, एक ही बार मर रहा है। मूवीज में दिखाते ना कि कई बार पैदा हो गया, कई बार मर गया। अब आधार कार्ड होने से वो व्यक्ति एक ही बार जन्म लेगा, यानी उसकी सही जानकारी होगी। कनेक्टिंग डेटाबेस भी होगा। राष्ट्रीय डेटाबेस को जनसंख्या रजिस्टर, मतदाता सूची, राशन कार्ड जैसे डेटाबेस तैयार करने में सावधानी भी होगी, और अन्य अधिकारियों को भी यह डेटा उपलब्ध कराया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि निजता का अधिकार खत्म हो जाएगा। मैंने मान लीजिए केवल जनसंख्या रजिस्टर में अपनी सारी डिटेल दी, मैं नहीं चाहता कि मेरी डिटेल राशन कार्ड वालों के पास जाए, लेकिन सरकार क्या करे, राशन कार्ड वालों को दे देगी, किसी और काम के लिए भी दे देगी, तो मेरी प्राइवेसी खत्म हो गई। ये एक मुद्दा आएगा इसमें। जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग भी हो रहा है शैक्षणिक संस्थान में। अगर आपको प्रवेश लेना होता है, आपको जॉब के लिए जब फॉर्म भरा जाता है, तो क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ वही भरना बेटा जो आपने 10th के सर्टिफिकेट पर लिखी है, क्योंकि वही एक प्रमाणित मानी जाएगी। तो ऐसे में बर्थ सर्टिफिकेट भी अब आपका वैलिड माना जाएगा, 10th के सर्टिफिकेट को स्किप कर दिया जाएगा। हालांकि अभी नहीं, लेकिन आगे आने वाले 5 साल में जब हर बच्चे का जो है कि जन्म सर्टिफिकेट तैयार हो चुका होगा, तो आपसे फॉर्म भरते समय ये नहीं कहा जाएगा कि आप 10th का सर्टिफिकेट भरो, बल्कि जन्म प्रमाण पत्र अगर आपने बनवाया है तो आप उसे अप्लाई करो। ये चीज़ समझ में आ गई। और अपील प्रक्रिया की बात करेंगे, किसी भी कार्रवाई या आदेश से अगर कोई व्यक्ति असहमत है तो उसे जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील वो कर सकता है। लेकिन इस अधिनियम में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे मूल अधिकार के विरुद्ध है। जन्म प्रमाण पत्र के बिना स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा, ये उसकी राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के खिलाफ है। मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, और क्योंकि प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ता है, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो बहुत निम्न परिवार के लोग होते हैं, जिनके पास आय का कोई संसाधन नहीं होता रेगुलर सोर्स पे,
कोई रेगुलर सैलरी नहीं है उनकी, उनके बच्चे जब पढ़ने आते हैं और उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है तो क्या उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा? इससे तो उसकी राइट टू एजुकेशन का हनन हो गया, मतलब वो अधिकार से वंचित रह गया। तो यहाँ पर एक समस्या है कि जन्म प्रमाण पत्र को कंपलसरी मत करो, ऐच्छिक कर दो कि अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप वो ले आओ, नहीं तो प्राइमरी का जो मास्टर है वो आपके कहने के अनुसार डाल देगा। अक्सर प्राइमरी के पहले मास्टर क्या करते थे, हमेशा हमारे गार्जियन के कहने के अनुसार 1-2 साल आगे पीछे कर देते थे डेट ऑफ बर्थ को, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र के साथ लिखा जा रहा है, आधार कार्ड के साथ एडमिशन किया जा रहा है, तो अब डेट ऑफ बर्थ में भी कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। दूसरा, आयु संबंधी एकमात्र निर्णायक प्रमाण पत्र रह जाएगा। व्यक्ति के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या वो अपने आयु के संबंध में कोई वैकल्पिक प्रूफ नहीं प्रदान कर सकता? ये चीज होनी चाहिए। अब मान लीजिए कल को मुझसे सरकार मांगने लगे कि भाई आपको आईएएस बनना है, लेकिन आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा कि पता तो चले कि आपने आईएएस की उम्र को क्रॉस तो नहीं कर लिया, या आप 21 साल के हुए हो कि नहीं हो। अब मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या मैं आईएएस की सेवा से वंचित हो जाऊं? यानी ये कहीं ना कहीं एकमात्र यही निर्धारण कर सकता है मेरी आयु का। तो ये चीज़ें एक प्रॉब्लम है। वहीं निगरानी की स्थिति, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी हमारा डेटाबेस है वो अनेक लोगों के सामने प्रकट होने की संभावना हो सकती है। यानी राइट टू प्राइवेसी अर्थात आर्टिकल 21A जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, इस पे भी खतरा पैदा हो सकता है। तो ये था आपका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी जो आपका नया अधिनियम लाया गया है। बस ये था, इससे कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं है। हालांकि जो शॉर्ट न्यूज़ थी इस बार पॉलिटी में, गवर्नमेंट्स में, हालांकि मैंने मई, जून, जुलाई तीनों में पढ़ा है, लेकिन इस बार अगस्त में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, इसलिए उस पर डिस्कस नहीं किया है। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और शुरू करेंगे भारत और ग्रीस की सीमा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मेरा ऑप्शनल भी जो है वो PSIR ही है, इसलिए मुझे इस पर काफ़ी अच्छी समझ है। तो इंटरनेशनल रिलेशन पे आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए माइंड सेट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए आप चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी क्लास की अपडेट मिलती रहती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं अगली क्लास के लिए। नमस्कार, जय हिंद।